इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आपको दिखाएंगे कौन है अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोजिव कार की साजिश का मास्टरमाइंड। बंगाल चुनाव में आज किन किन दिग्गजों की रैलियां हैं और किन राज्यों में बजा है कोरोना विस्फोट का अलार्म। एंटीलिया केस की साजिशों की गुत्थी को डिकोड करने में एनआईए की टीम जुटी हुई है। और इस मामले में ना सिर्फ सचिन वाजे बल्कि उसका पूरा गैंग अब रडार पर है। अब ये साफ होता जा रहा है कि सचिन वजह के तार कहीं ना कहीं मनसुख हिरेन की मौत से भी जुड़े हैं। लगता है कि सिर्फ एपीआई लेवल का अफसर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकता है और वो पूरे सिस्टम को चकमा नहीं दे सकता। कुछ बड़ी मछलियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। जांच एजेंसी को कुछ क्लू मिले हैं, जिसके बाद पता ये लग रहा है कि क्या सचिन वजह ने मनसुख की हत्या की। मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे सचिन वजह पर उंगलियां उठने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है ये तस्वीर। 25 जनवरी अंबानी के घर के पास इस वीडियो में 2 कार नजर आएंगी। एक स्कॉर्पियो कार जिसमें जिलेटिन की 20 रॉड रखी गई थी। वीडियो में जो दूसरी कार नजर आ रही है वो इनोवा कार है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें ही बैठकर स्कॉर्पियो का ड्राइवर मौके से फरार हुआ। खास बात ये कि गाड़ियों की नंबर प्लेट फर्जी लगाई गई थी। फर्स्ट टाइम आए थे वो, कभी आए? तो डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, 25 तारीख या 27 कुछ तो डेट पे आए थे। उनकी पूरी टीम आई थी, 5 लोग थे करीबन। तो डीवीआर लेके गए और फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे बुलाया गया। एनआईए ने एस्टैब्लिश कर लिया है कि जिस वक्त अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी को पार्क किया गया था, उस वक्त सचिन वजह की लोकेशन भी उसी जगह पर थी। इसके साथ ही जांच एजेंसी को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें मुकेश अंबानी के घर के पास पीपीई किट पहने हुए एक शख्स दिख रहा है। ये तस्वीरें उसी दिन की है जिस दिन वहां एक्सप्लोसिव रखा गया था। एनआईए को शक है कि पीपीई किट पहने हुए ये शख्स एपीआई सचिन वजह हो सकता है, क्योंकि उसकी कदकाठी और चाल ढाल सचिन वजह से काफी मिलती है। हालांकि इस बात की पुष्टि के लिए एनआईए सचिन वजह को पीपीई किट पहनाकर डेमो करने वाली है। सचिन वाजे जैसे एनआईए के सवालों में घिर रहा है, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र सरकार भी अब फंसती जा रही है। सवाल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी उठे हैं, जिनकी कुर्सी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बचाई है। सचिन वजह पहले इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, फिर सस्पेंड हुए, शिवसेना में गए, फिर से बहाल हुए तो सरकार में जोरदार रसूख रहा। शिवसेना से जुड़े सचिन वजह जब साजिशों में फंसे तो बदनामी एनसीपी की होने लगी, क्योंकि गृह मंत्री एनसीपी के कोटे से हैं। सचिन वजह पर कंट्रोवर्सी बढ़ी तो शरद पवार एक्टिव हो गए। कल शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। करीब 45 मिनट की मीटिंग चली। शरद पवार सचिन वजह केस को गलत तरीके से हैंडल करने से नाराज थे। गलती सरकार ने की और किरकिरी एनसीपी की हुई। उद्धव से मिलने के बाद कल शाम शरद पवार ने एनसीपी के सीनियर मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की। फिर अलग से एनसीपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई। तय हुआ कि किसी को भी पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन सचिन वजह केस पर बीजेपी का रुख आक्रामक है। बीजेपी उद्धव सरकार को घेरने में जुटी है। या बातम्या सोडण्याचं काम, हे कुठलं कारवाई वगैरेचं काम नाही आहे। वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शिवसेना पक्ष असो, एनसीपी हो या फिर शिवसेना, बघितली आहे, दोनों अपने अपने लोगों को बचा रहे हैं और सिर्फ बातें कर रहे हैं। केवळ बातम्या इन बातों से डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला। करण्याचा प्रयत्न, पण याने डॅमेज कंट्रोल होणार नाही। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मनसुख हिरेन की मौत के मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध है। ये लोग अपने आप को शेरलॉक होम्स समझते हैं, सब कुछ उनके पास ही जानकारी है और सरकार ऐसे बैठी है, ऐसा होता नहीं। सचिन वजह को सीएम उद्धव ठाकरे भी डिफेंड कर चुके हैं, लेकिन अब शिवसेना बचाव की मुद्रा में है। लेकिन सरकार को भी इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर क्यों एक निलंबित पुलिस अफसर को अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। पश्चिम बंगाल के किले को फतेह करने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी के 3 फायर ब्रांड नेता बंगाल की सड़कों पर होंगे और ममता को चुनौती देंगे।
आज बीजेपी नेताओं की फौज बंगाल की सियासी जमीन पर होगी। एक दो नहीं, आज बीजेपी के 3 बड़े दिग्गज बंगाल में नजर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा आज सड़कों पर होंगे और राजनाथ सिंह कई विधानसभा में घूम घूम कर छोटी छोटी रैलियां करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे पुरुलिया, 1 बजे बांकुरा, 3 बजे मेदिनीपुर में रैली करेंगे। इसके अलावा आज बंगाल में जेपी नड्डा भी भीड़ जुटाने की कोशिश करेंगे। नड्डा बंगाल के विष्णुपुर में रोड शो करेंगे। रोड शो सुबह 11 बजे से कुमारी टॉकीज से शुरू होगा। दोपहर 3 बजे कोतलपुर में जेपी नड्डा जनसभा करेंगे। इधर जेपी नड्डा जब रोड शो करेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 12 बजे बंगाल के दासपुर विधानसभा में मौजूद रहेंगे। 1:40 पर सबंग विधानसभा में रैली करेंगे। 3:10 पर सलबोनी में लोगों को संबोधित करेंगे। इसके पहले कल अमित शाह बंगाल में थे। उनकी 2 जगह रैलियां थी, लेकिन झाड़ग्राम में वो नहीं पहुंच पाए। हेलीकॉप्टर ने धोखा दे दिया था। इसके बाद रानीबांध में दूसरी रैली थी और जब रानीबांध पहुंचे तो भरी सभा में उन्होंने पहले माफी मांगी, फिर कहा कि मेरे साथ कोई साजिश नहीं हुई। मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। इस बीच बीजेपी ने मांग की है कि ममता बनर्जी ने अपने नामांकन में आपराधिक केसों की जानकारी छिपाई है, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। बंगाल चुनाव में जीत के लिए पार्टियां हर दांव आजमा रही हैं। ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों में पैर में लगी हुई चोट को इमोशनल इशू बना लिया है और ममता बनर्जी आज भी व्हील चेयर पर 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। আর কয়েকটা দিন সবুর করুন না। আমার তো আর কদিন ভাঙে রেখে দেবেন আপনি। আমার দুটো পা ঠিকই থাকবে। दीदी कहती हैं मेरा पैर तोड़ दिया, किसने तोड़ा उसका नाम नहीं बताती, मगर शक वाली उंगली बीजेपी की ओर उठाकर इशारा कर देती है। হামলা করে আমাদের আটকানো যায় না, যাবে না। হামলা করলে রুখে নেব, হামলা করলে রুখে নেব। आज भी ममता बनर्जी 3 रैलियां करने वाली है। 12 बजे बांकुरा में रैली करेंगी, 1:30 बजे चतना और 3 बजे बांकुरा के रायपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी बंगाल में परिवर्तन होने की दावेदारी कर रही है तो ममता बनर्जी व्हील चेयर पर से ही खेला होबे के नारे लगवाती हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम से परहेज करने वाली दीदी ने वंदे मातरम और जय हिंद से बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की। पीएम मोदी पर हमला करने के लिए भी दीदी ने अपनी चोट को हथियार बनाया। ये अलग बात है कि इसके बावजूद ममता को झटके पर झटके लग रहे हैं। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा और टीएमसी से 2 बार की विधायक देवाश्री राय ने पार्टी छोड़ दी है। 2019 में भी देवाश्री बीजेपी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन स्थानीय विरोध की वजह से बीजेपी में शामिल नहीं हो पाई थी। हादसे की चोट को हमले की चोट में कन्वर्ट करके ममता बनर्जी बीजेपी के गेम प्लान को पूरी तरह बदलने की कोशिश में है, लेकिन बंगाल की जनता पर ममता के इमोशनल कार्ड का कितना असर होगा ये देखना बाकी है। एआईएमआईएम के भड़काऊ भाईजान ओवैसी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कम्युनल कार्ड खेला है। अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव को देखते हुए ओवैसी अभी से मुस्लिम वोटर्स को गोलमंद करने में जुटे हैं। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का यूपी के मुसलमानों के लिए प्रेम एक बार फिर जग गया है। यूपी के बलरामपुर में रैली के दौरान उन्होंने कम्युनल कार्ड खेलने में बिल्कुल देरी नहीं लगाई और कह दिया कि योगी राज में मुसलमानों का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ। कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की।
सीएम योगी पर ओवैसी के इन आरोपों का जवाब यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने दिया और ओवैसी की मानसिकता पर सवाल उठा दिए। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है इनके वक्तव्य में। ओवैसी की निगाहें तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हैं। इसे देखते हुए AIMIM 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तीनों सीटों के लिए कल ही प्रत्याशी भी घोषित किए जा चुके हैं। ओवैसी साउथ में खासकर थर्ड फ्रंट की तैयारी में जुटे हैं। AIMIM पार्टी का तमिलनाडु में जनाब दिनाकरन साहब की जो पार्टी है AMMK से अलायंस हुआ है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 128 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है और भारत और इंग्लैंड के बीच 2 T20 मैच बिना दर्शकों के ही कराने पर फैसला हुआ है। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर किस तरह बेकाबू हो गई है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब बाकी के T20 मैच बिना दर्शकों के होंगे। तीसरा मैच आज 16 मार्च को होगा, चौथा मैच 18 मार्च और पांचवा T20 का मुकाबला 20 मार्च को खेला जाएगा। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 890 नए केस सामने आए हैं। गुजरात में फिलहाल 4,717 एक्टिव केसेस हैं। अहमदाबाद में 209 नए केस सामने आए और कोरोना के कुल एक्टिव केस 900 तक पहुंच गए हैं। वहीं सूरत में 262 नए केस आए, जबकि कुल 909 एक्टिव केसेस हैं। गुजरात की चिंता महाराष्ट्र को लेकर ज्यादा है, जहां कोरोना के नए मामले आए दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। नागपुर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, लेकिन सूबे के बाकी हिस्सों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ चलाएं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ पर रोक लगा दी गई है। शादियों में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बाइक सवार गुंडों ने टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी की पिटाई कर दी और पुलिस को आशंका है कि यह मारपीट टोल के पैसे को लेकर हुई है। मसूरी थाना इलाके में पड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 से सटे ईस्टर्न पेरिफेरल डासना टोल प्लाजा पर उस समय हड़कंप मच गया जब करीब आधा दर्जन बदमाशों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया और टोल कर्मियों के साथ मारपीट भी की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात करीब 10 बजे 4 बाइकों पर सवार होकर 8-10 लोग टोल प्लाजा पर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, आरोपियों ने मारपीट के साथ साथ टोल बूथ में भी जमकर तोड़फोड़ की। मौके से सीसीटीवी फुटेज को लेकर पड़ताल की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी और मध्य प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। यूपी में धार्मिक स्थानों के अतिक्रमण को ढाया गया तो एमपी में भूमाफियाओं की जमीन पर बुलडोजर चला। एमपी की शिवराज सरकार हो या फिर यूपी का योगी राज, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें भोपाल के चोपड़ कला गांव की है, जहां भूमाफिया के मकान और कैंप हाउस को प्रशासन ने कुछ मिनटों में ही जमींदोज कर दिया। करीब 12 एकड़ जमीन पर 20 करोड़ की लागत से बिना परमिशन ये कॉलोनी बनाई जा रही थी। एमपी में शहरी क्षेत्रों में करीब 150 और ग्रामीण क्षेत्रों में 250 ऐसी कॉलोनियों को तोड़ने की तैयारी है, जिसे अवैध तरीके से बनाया गया है। भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चला रखा है और अभी तक हमने मध्य प्रदेश के अंदर 1875 भूमाफियाओं को चिन्हित भी किया है। उन पर कार्रवाई की जा रही है। 3000 हेक्टेयर भूमि हमने अभी तक भूमाफियाओं से मुक्त भी करा ली है। यूपी की योगी सरकार भी अवैध अतिक्रमण पर सख्त है। यूपी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़कों, गलियों और फुटपाथ में अतिक्रमण करके बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने का काम शुरू हो गया है। बाराबंकी में सड़क के बीचों बीच बनी मजार शिफ्ट हो गई है, तो लखनऊ में शिव मंदिर का अतिक्रमण तोड़ दिया गया। ये ब्रह्मदेव स्थान है, शिव मंदिर है। लखनऊ में ये ऐसा पहला धार्मिक स्थल है जिसका अतिक्रमण प्रशासन ने तोड़ा है। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 2016 में पीआई हुई थी कि इसने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यूपी के गोंडा में पुलिस जिला बदर किए गए बदमाशियों के खिलाफ मुनादी करवा रही है और गंभीर अपराधियों पर शामिल बदमाशों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और उन्हें डुगडुगी बजाकर जिले से बाहर किया जा रहा है।
रमजान पुत्र बकरीदी निवासी दुल्हापुर पहाड़ी थाना इटियातोप जिला गोंडा को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत 6 माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है। अगर इस 6 महीने के अंदर इसको जनपद की सीमा में पाया जाता है तो गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बदमाशों को कड़ी चेतावनी देती यूपी पुलिस की ये तस्वीरें गोंडा की हैं। गोंडा में पुलिस ने बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए अब ये तरीका अपनाया है। पूरे जिले में अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी के आदेश में जिन लोगों को जिला बदर किया गया है उनको इलाके में डुगडुगी बजवाकर जिले से बाहर किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय गोंडा के द्वारा गुंडा घोषित करते हुए आगामी 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। सभी को सूचित किया जाता है कि रमजान पुत्र बकरीदी निवासी दुल्हापुर पहाड़ी थाना इटियातोप जिला गोंडा अगले 6 माह तक अगर जनपद की सीमा में कहीं दिखाई देता है तो पुलिस को सूचित करें, जिससे इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सके। रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया टीवी पर आज आगे आपके लिए क्या है खास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।